दाविद के बाद एक और कलाकार आते हैं, जीन ऑगस्ट डोमिनिक इंग्रेज। इंग्रे दाविद के शिष्य थे। अपनी नई विशेषता जोड़ते हुए एक नियो क्लासिसिस्ट के रूप में ये जाने गए। इनका जन्म 1718 में हुआ और मृत्यु 1867 में। 19वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण कला आंदोलन इस समय हो गया था। इंग्रे की मृत्यु के पश्चात पहले ही मॉडर्निस्ट अपना काम करने लगे थे। इंग्रे के बारे में कहते हैं कि इंग्रे के पिता एक ऑर्नामेंट स्कल्प्टर व पेंटर थे। वे जीन ब्रैंड के निर्देशन में फाइन आर्ट एकेडमी में शिक्षण प्राप्त करना चाहते थे एवं लैंडस्केप पेंटर बनना चाहते थे। एवं रेफेल के प्रभाव से 1801 में दावी के स्टूडियो में काम करने के लिए स्टेट स्कॉलरशिप इंग्रे ने प्राप्त की थी। 1807 में इंग्रे का रोम जाना संभव हुआ। इसी बीच उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कृतियां बनाई। ज्यादातर उन्होंने पोर्ट्रेट बनाए, जिनमें कुछ विवेरियर फैमिली के व नेपोलियन के पोर्ट्रेट थे। नेपोलियन ऑन द इम्पीरियल थ्रोन 1806 में कंप्लीट की, जो कि प्रारंभिक विशिष्ट चित्रों में हम शुमार इनको रख सकते हैं। इम्पीरियल थ्रोन के ऊपर राजसी भव्यता का प्रदर्शन इस चित्र में एक एक चीज का ट्रू सरफेस फीलिंग हम देख सकते हैं। इंग्रे का एक और चित्र है द एम्बेसडर। यह क्लासिकल ग्रीक इम्पैक्ट के अंदर चित्रित है। इसमें एक मूर्तिवत ठोसपन दिखाई देता है। बावजूद इसके जो प्योरिटी दावी के चित्र में है, वह यहाँ स्लाइट टच में हमको देखने को मिलती है। एक फॉर्मल बैलेंस, ग्रीक शास्त्रीय प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। लाइट का ट्रीटमेंट भी इसमें बहुत अच्छे से किया गया है। ओपन एरिया है, जिसका सजेशन इसमें स्काई के रूप में दिया गया है, जो व्यू बैकग्राउंड में और इंटीरियर को भी इन्होंने बनाया है। एक डार्क बैकग्राउंड से आकार उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। बीच की आकृति में बॉडी डिपिक्शन कपड़ों से भी दिख रहा है और स्ट्रेटली शो कर रहा है। इंग्रे का एक और चित्र है जुपिटर एंड थीसिस, जो कि 1811 में चित्रित है। जो ये चित्र स्ट्रॉन्ग फिगर के रूप में चित्र है। महत्वपूर्ण है कि फीमेल का अंकन। वैसे इंग्रे फीमेल न्यूड्स बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध था और इस चित्र में डार्क टोन फिगर के उभार को बताने का भी इसने पूरा प्रयास किया है। फेलोशिप का जो टाइम है वो खत्म होने के बाद भी रोम में ये रहे और यूरिस्ट की जो है पेंटिंग्स बनाई, पोर्ट्रेट्स बनाए इन्होंने। फिर 1820 में फ्लोरेंस चले गए। 1812 में नेपोलियन के लिए क्रॉस कमर्शियल वर्क काम शुरू कर दिया था। चर्च के ऑर्डर भी इन्होंने लेने स्टार्ट किए थे। 1884 के कुछ इनके चित्र भी इस तरह से इससे संबंधित हैं। 1884 में फ्रांस के कला अकादमी में इन्होंने अपना काम भी प्रदर्शित किया था। अब ये जो वक्त था, इसमें फ्रांस में अब दो धाराएं हैं। एक फर्स्ट तो थी लेट 18 सेंचुरी से, जो कि इंग्रे चला रहे थे, और दूसरी थी क्रांति के दौर में एक दूसरी कला का टेम्परामेंट हमको देखने को मिलता है, जो कि रोमांटिक पीरियड अधिक पसंद लोगों को आने लगा। तो ये वापस 1834 में रोम आ गए और निश्चय किया कि वे कभी वहां नहीं जाएंगे। यहाँ पे कमीशन वर्क पे उन्होंने काम करना शुरू किया एक अकादमी के अंतर्गत। 1848 में वाइफ की डेथ के बाद में म्यूरल वर्क छोड़ दिया।
नेपोलियन से संबंधित चित्र पेरिस के टाउन हॉल में उन्होंने बनाकर प्रदर्शित किए थे, परंतु आग लगने के कारण वो नष्ट हो गए। उनके लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, रिलीजियस सब्जेक्ट, न्यूड पेंटिंग्स, ये सब उनके विषय थे। फीमेल शुरू से ही इनके चित्रों का विषय रहा था। 1800 के पहले के दशक में इन्होंने फीमेल को बहुत पेंट किया। परफेक्ट क्लासिकल वर्क के रूप में हम एपोथोसिस ऑफ होमर नामक चित्र को हम देख सकते हैं। ये जो चित्र है, इस चित्र में बिल्कुल एग्जैक्ट बैलेंस हम महसूस कर सकते हैं, जिसमें पिरामिडिकल संयोजन हम देख सकते हैं। 1808 में चित्रित वेल्पिकन बाथर न्यूड है, ये हरम से संबंधित जो चित्र है, ये रियलिस्टिक अप्रोच लिए हुए हैं। फीमेल न्यूड को बैक से पेंट किया है और रियलिस्टिक है। 1814 में ग्राउंड्स के फ्लैट टेक्सचर को मोनोटोनस रूप में ब्रेक करके उन्होंने चित्र करना प्रारंभ कर दिया था। 1856 का सोर्स नामक चित्र भी उनका प्रसिद्ध है। और इस तरह के जो फीमेल फिगर से संबंधित बहुत सारे इन्होंने जो चित्र बनाए हैं, जो कि दावी के क्लासिसिज्म से थोड़े से अलग पर क्लासिसिज्म में ही माने जाएंगे, और कलाकार की अपनी इमेजिनेशन को यहाँ पे महत्ता मिली है। और जो सामान्य रंगांकन है उसमें विषय और रंगांकन है वो इमेजिनेशन के कारण वो ऐन्द्रिकता लेकर आते हैं। इंग्रे ने स्कल्पचर्स के बारे में कहा है कि वे सिर्फ उन आकारों को सुंदर मानते हैं जिसमें गोलाई पूर्णता सुंदरता के साथ में हो। आकार की भी सूक्ष्मता गोलाई के साथ में डिजाइन की गई हो। इन्होंने उन कलाकारों को क्रिटिसाइज किया जो कि चित्रों में फीलिंग को क्रिएट करने में संतुष्ट हो जाते हैं। राफेल व विंची ने प्रूव किया कि आकार, नियमबद्धता व एक्सप्रेशन को एक साथ पेश किया जाता है। अगर दावी से इंग्रे को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें निर्व्यक्तिकता है, जिसमें न्यूड पेंटिंग कर कैरेक्टर के साथ फॉर्म पर भी ध्यान इन्होंने दिया है। राफेल को पसंद करने के कारण उनके जैसा या दावी का शिष्य होते हुए भी विभिन्नता उनके चित्रों में हम देख सकते हैं। रंग के लिहाज से हम देखते हैं कि दावी की तुलना में रंग की ब्राइटनेस इंग्रे के चित्रों में ज्यादा दिखाई देती है। सेंसुअसनेस की चर्चा भी इनके चित्रों में हम देख सकते हैं। और तकनीक की बात करते हैं तो तकनीक के लिहाज से परंपरा जो है, काम के तौर तरीके की बात जहां हम करते हैं तो रंगों में शेडो के लिए एक ट्रांसपेरेंट डार्क टोन उन्होंने सिर्फ डाली है, जिससे कलाकार का टोनर जो ग्रेडेशन है उसके लिए सिर्फ उसी के लिए उन्होंने यूज में लिया है। बाकी बारोक की तरह जो डार्क टोन था वो उन्होंने खत्म कर दिया। पर लंबे समय बाद ये टोनर ग्रेडेशन भी खत्म हो जाती है। उन्होंने रंगों में व्हाइट का यूज अधिक किया है। कैनवास का सरफेस है जो कि लाइट कलर उसमें ज्यादा दिखाई देता है। आने वाले समय में बहुत प्रभाव इनके चित्रों में पड़ा। और टिंट के लिए जो पॉलिथीन तरह का जो इफेक्ट है वो इनके चित्रों में हम देख सकते हैं। डार्क ब्राउन कलर इन्होंने लगाया है, बाद में उसमें व्हाइट को मिक्स कर दिया गया। इंग्रे ने टेक्सचर सरफेस कैनवास ही यूज किया है। इस पर उन्होंने अपनी पेंटिंग की है, जो कि डार्कर टोन्स के लिए बिटुमिन लगाया जाता था, जिससे समयांतराल में वो डार्क हो जाती थी। इंग्रे ने ये नया प्रयोग किया था। इनके समय में नियो क्लासिकल की जो क्लासिसिज्म की जो दशा थी वो धीरे धीरे बदलने लगी थी। अन्य शिष्य दावी के थे जिन्होंने उनकी तकनीक को फॉलो किया। अन्य शिष्यों में जैसे जेरोडिट है, ग्रॉस है, इन्होंने या पियरे पॉल रोदा है, इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट भी किया। जो ग्रॉस नामक जो चित्रकार है वो
न्यू क्लासिसिज्म में बहुत अच्छा काम करते हैं, पर इंग्रज से पहले ही 1771 में इनका जन्म हुआ था और 1835 में इनकी डेथ हो गई थी, और डेथ भी इंग्रज से पहले इन्होंने सुसाइड कर लिया था। फ्लॉड की फीलिंग थी इनके चित्रों में। नदी के पिता के मिनिएचर आर्टिस्ट होने और दावी के शिष्य होने से इन्होंने कला में बहुत दक्षता हासिल कर ली थी, और 1793 में नेपोलियन ने इनको ऑफिशियल पेंटर के रूप में अपॉइंट कर लिया था। नेपोलियन के साथ रहे तो उसको भी नेपोलियन की भी पेंटिंग इन्होंने बनाई है। इस तरह से 18वीं शताब्दी में हम देखेंगे कि यह शताब्दी डिस्कवरी, पेंटिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मिनरोलॉजी, बॉटनी, रॉक प्लांट्स, इन सब को क्लासिफाइड इस एज में किया था, और पेंटिंग का प्रचार प्रसार एकदम अलग तरीके से हुआ था। तो हम इसको कह सकते हैं कि एज ऑफ एनलाइटमेंट भी 18वीं शताब्दी रही। क्रांति के बावजूद भी यहाँ पे बहुत उम्दा चित्र